बार थियोरी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट फटाफट। ओके, देखो पहले तो हमने देखा स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आता है। ओके, उस स्टेटमेंट का एक ट्रुथ वैल्यू रहता है जिसे हम टी या एफ से डिनोट करते हैं। ओके, ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि स्टेटमेंट को, सिंपल स्टेटमेंट को हम पी या क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर पी क्यू आर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फिर हमने देखा ओपन सेंटेंस हम किसे बोलते हैं। ओके, फिर सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट देखा कि स्टेटमेंट को आप सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करते हो। फिर हमने देखा कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ओके, और उसका लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स में एंड देखा, एंड मतलब कंजंक्शन होता है और उसे हम लोग उल्टे वी से डिनोट करते हैं। फिर और देखा डिसजंक्शन, उल्टे वी से सीधे वी से डिनोट करते हैं। नॉट मतलब नेगेशन। इफ देन मतलब कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल एंड इम्प्लीकेशन। यहाँ पे जनरली हमने कुछ लाइंस कैच की है। जैसे एंड में क्या होता है, अगर आपका टी होगा तो ही आपका आउटपुट टी होगा, अदर देन फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर एफ होगा तो ही आपका आउटपुट एफ होगा, अदर देन ट्रू। नेगेशन में क्या होता है, नेगेशन ऑफ टी इज फॉल्स और वाइस वर्सा, नेगेशन ऑफ एफ क्या होगा, ट्रू होगा। देन कंडीशन और इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सिर्फ टी एफ होता है, अदर देन सब ट्रू होता है। ठीक है बेटा, कंडीशनल मतलब आप लोगों को आप सबने देखा होगा। इफ मतलब क्या होता है, गिवन पार्ट होता है, और देन मतलब क्या होता है, टू प्रूव पार्ट होता है। ओके, देखा है ना थ्योरम में। तो इफ वाला पार्ट हमेशा पहले रहता है, देन वाला पार्ट हमेशा बाद में रहता है। ये थोड़ा सा कभी कभी स्टेटमेंट में वो लोग ऐसे वर्ड्स डाल देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देन वाला पहले देते हैं, इफ वाला बाद में दे देते हैं। ठीक है, गिवन पार्ट ही रहता है बेटा। और टी एफ इज एफ। बाय कंडीशनल में क्या था, टी होता है, एफ भी टी होता है, अदर देन इट ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं। ओके, उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। ये सब अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल भी देखा था बीपीटी थ्योरम का, इफ देन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, बाय कंडीशनल को तुम कैसे रीड कर सकते हो, ये देखा हमने। क्यू इफ एंड ओनली इफ पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। मतलब देख, तू ऐसे भी लिख सकता है, पी डबल इंप्लाइज क्यू को कैसे लिख सकता है, पी डबल इंप्लाइज क्यू मतलब क्या बेटा, पी भी क्यू के ऊपर इंप्लाई कर रहा है एंड क्यू भी पी के ऊपर इंप्लाई कर रहा है। ये अपने को बाहर होना चाहिए। ठीक है, आगे पता चलेगा क्यों। अभी आगे चलते हैं हम लोग। फिर हमने इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स देखे, एग्जाम्पल देखे। ये हमारा लास्ट लेक्चर में क्लास वर्क 4 हो गया था। देन हम क्लास वर्क 5 पे आए। क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स देखे। ओके, इसके ऊपर सम्स देखे हमने। ये उल्टा ई मतलब क्या, फॉर ऑल। उल्टा ई मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट। ओके, और उससे रिलेटेड सम्स हमने देखे। बेटा फॉर ऑल मतलब क्या, अभी एक सम में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ओपन सेंटेंस है, ये डिफाइन करेंगे एन पे,
मतलब ये n क्यू, इसकी सारी जो x की जितनी भी वैल्यू है, देख इधर x की वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगी, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगी, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, y यहाँ पे नेचुरल नंबर है, y यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो इसको अगर मुझे ट्रू स्टेटमेंट बनाना है तो n को कैसे यूज करें, विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो एक रूट पॉजिटिव आता है और एक रूट नेगेटिव आता है। अगर 10 को हम लोग यहाँ पे 3 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 और एक मिलेगा x माइनस 2। मतलब x का वैल्यू तुझे -5 मिलेगा और x का वैल्यू तुझे 2 मिलेगा। तो एक नंबर है ना नेचुरल नंबर का, तो मैं इसको ये स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा, देख मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ट्रू हो गया ना अभी। मतलब या नेचुरल नंबर में देयर एग्जिस्ट मतलब कोई तो एक नंबर एग्जिस्ट करता है, और कोई तो एक नंबर, कोई तो दो नंबर, कोई तो 3 नंबर एग्जिस्ट करता है जो ये स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है। तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो कल मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, वो सब रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना वो सब। मैं जस्ट अभी देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, फॉर ऑल मतलब क्या होता है ये बता रहा हूँ, ठीक है नाउ। और कल रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने एक बार रिवीजन भी कराया है पूरा, तो एक बार वो भी देख लेना आराम से बैठ के। अब देख एक साइन का भी बता देता हूं मैं, 3x माइनस 4 लेस देन 9। तो 3x माइनस 4 लेस देन 9 तो नेचुरल नंबर में है ना ऐसे नंबर, n का वैल्यू 1 रख तो क्या आएगा, देख कितना आएगा, -1 आएगा। n का वैल्यू 2 रख, कितना आएगा, 2 आएगा। n का वैल्यू 3 रखेंगे, 9 माइनस 4 5 आएगा। मतलब नंबर्स है ना, तो इसको अगर ये स्टेटमेंट को अगर मुझे ट्रू बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x माइनस 4 लेस देन 9। ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी हो गया ट्रू स्टेटमेंट। सिमिलरली अभी n स्क्वायर का था, ठीक है, एक बार तुम लोग देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। सेम वे में देख, यहां पर सेकंड वाले सम में तुझे इतने ही नंबर दिए, अब इतने नंबर के लिए ये स्टेटमेंट्स तुझे ट्रू है या फॉल्स बताने। जैसे मैं अभी एक फॉर ऑल का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, वो क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले सम में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। मतलब वो क्या बोल रहा है, जितने भी x है ना इधर सारे प्राइम नंबर है। नहीं है ना, सिर्फ यहां पे कौन सा प्राइम नंबर है, नहीं है, 6 नहीं है प्राइम नंबर। तो तू क्या बोलेगी, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा, सिंस x इक्वल्स टू 6 डज नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ओके, ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुझे समझ इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाना होता तो तू क्या लिखती, इसको ऐसे लिखती, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट बन गया। मतलब अगर तुझे फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट बनाना है फॉर ऑल वाले को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट को चेंज कर, मतलब फॉर ऑल को हम लोग, फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या होगा, फॉर ऑल। समझा क्या मेरी बात ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी हमें सम्स देखने मिलने वाले आगे। नाउ यूज क्वांटिफायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। स्टेटमेंट पैटर्न देखा हमने लास्ट लेक्चर में, स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा। तो
लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब मैंने क्या बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में? लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, स्टेटमेंट्स पैटर्न कैसे होते हैं ये देखा था, कनेक्टेड बाय एंड और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन से जो कनेक्टेड रहते हैं उनको हम स्टेटमेंट पैटर्न्स यहाँ पर बोलेंगे। नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस देखा, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन देखा, को टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटेंजेंसी। बेटा ये बहुत इजी है, बस इतना ध्यान में रखना है ना कि टोटोलॉजी में क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू और ट्रूथ टेबल रहता है ना वो सब ट्रू रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी बोलते हैं। वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज अ सिंस इन द लास्ट कॉलम ऑल द ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी। ओके। अगर कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात किया तो क्या होगा? लास्ट कॉलम सारे फॉल्स होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन सिंस ऑल द वैल्यूज इन लास्ट कॉलम इज फॉल्स। देन कंटेंजेंसी मतलब क्या? ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है, जहां पर लास्ट कॉलम में ट्रू भी रहेगा और फॉल्स भी रहेगा। देख कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है? फॉल्स है सारे वैल्यू, तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। कंटेंजेंसी में क्या है? एक भी फॉल्स रहेगा ना तो भी, एक फॉल्स और कितने भी ट्रू रहने दो तो भी वो क्या हो जाएगा? कंटेंजेंसी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्लास वर्क 6 चालू कर दिया था बेटा। क्लास वर्क 6 में बेटा ये पहला सम कर लिया था हमने, दूसरा वाला किया था क्या आपने? सेकंड से चालू करना है, ठीक है। तो सेकंड से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार रीड कर लेते हैं, फिर वो कंटिंजेंसी हो जाएगा बेटा। ओके, नाउ examine whether each of the following statement pattern is tautology, contradiction और contingency। मतलब अभी हम लोगों को देखना है, तो पहले तो हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखकर आगे आंसर निकालना होगा। अब ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन करता हूँ, लिखा है हमने। आ जाओ देख बेटा, यहाँ पे देखो तुम लोग जितने भी बच्चे एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में, अभी इधर ध्यान दो। देखो बेटा, इसका अभी अपने को क्या करना है? ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? देख, पहले तो कितने स्टेटमेंट है बेटा? दो स्टेटमेंट है, P और Q। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं? 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे पता है क्या? 2 रेज टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यस। नाउ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे? 2 रेज टू 4। अगर 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो 2 रेज टू 3। मतलब ये रोज होते बेटा, R1, R2, R3, R4, ठीक है। अगर 4 रोज बनेंगे ना तो हमारा जो ट्रुथ वैल्यू रहेगा वो TT FF पहला वाला रहेगा, दूसरा वाला TF TF रहेगा, ठीक है। अगर 8 स्टेटमेंट, बस तू सुनते जा भी, अगर 8 स्टेटमेंट रहेगा ना तो रोज कैसे अरेंज रहेंगे बेटा? 4 ट्रू रहेंगे और 4 फॉल्स रहेंगे। मतलब देख कुछ ऐसा रहेगा, अगर 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो ऐसा रहेगा। देख कितने स्टेटमेंट है इधर? P R Q है, 3 स्टेटमेंट है, तो रोज कितने रहेंगे? देख रोज रहेंगे 2 रेज टू 3, 8 रहेंगे। तो कैसे लिखेगा? देख पहले PQR लिख देने का। ओके, नाउ PQR लिखा, देखिए पहले 4 है, दूसरे 4 फॉल्स है। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट कैसा रहेगा? TT FF TT FF। तीसरा स्टेटमेंट कैसे रहेगा? TF 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 TF। समझा? ये वे में अरेंज करने रहेंगे आपको स्टेटमेंट्स। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, मतलब वर्टिकल कॉलम्स हम कैसे बनाएंगे? ओके, तो वर्टिकल कॉलम्स कैसे बनते हैं? तो देख, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स,
नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं इसमें, ये वाले एग्जांपल में 2 है। लॉजिकल कनेक्टिव कितनी है देख, तो यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग देखते हैं। ध्यान दे अभी बस सुन तू, लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे हमें देखना है। नाउ यहां पर देख लॉजिकल कनेक्टिव कितना है, 1 है, 2, ये 3 है, ठीक है। नेगेशन 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने लॉजिकल कनेक्टिव है, 6। लेकिन देख नेगेशन ऑफ पी 2 बार रिपीट हो रहा है, नेगेशन ऑफ पी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें से अपने को एक लॉजिकल कनेक्टिविटी माइनस करनी पड़ेगी। तो आंसर कितना आएगा, 5। मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको सिंगल टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख स्टेटमेंट कितने हैं, 2 है, लॉजिकल कनेक्टिविटी कितनी है, 5 है, तो कॉलम कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बन गए। अब 7 कॉलम्स में तुम पे डिपेंड करता है कि कैसे लिखना है, ओके। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, इसमें अभी और भी एक्सप्लेन करना बाकी है, तो मैं सम करते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा तू पहले पूरा सुन के ले लिया कर, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में सब एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए ना, और तुझे नहीं समझे ना, तो तू पूछने का करके सर इधर इधर क्या है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा पता है क्या, तुम लोग के बैच में 2 जन ऐसे हैं जो बीच बीच में टोकते हैं, एक तू है और एक वो है। तो उसमें ना मेरा मेरा जो एक्सप्लेनेशन का लिंक रहता है ना, वो टूट जाता है। फिर उसमें चीजें मैं फिर बाद में दूसरे बार एक्सप्लेन करता हूँ, तो दूसरी चीजें ऐड करके एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन हो जाने दे। वैसे भी मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ, ये हो चुका है बेटा। कल क्यों नहीं आए थे तुम लोग, बैक पेन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स गिनते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं बेटा, 2 ही है, तो यहाँ पर इसको मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने, 3 है, तो रोज कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कॉलम्स कितने बनेंगे, रोज 2 रेज टू 2 4 हो गया। कॉलम कितने बनेंगे, 2 + 3, आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो 4 रोज बनेंगे और 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको बना सकते हो ऐसे पहले ही। हाँ, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है। देन ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पर तुमको पहले लिखना है पी क्यू, ये होगा टी टी, ये होगा एफ एफ, ये टी एफ लिख दिया हमने, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है बेटा, ध्यान दो इधर देख। यहाँ पे ना जो पूरा स्टेटमेंट है ना, वो 2 पार्ट में रहेगा, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो देख लेफ्ट पार्ट तेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, मिल गया तुझे। अब राइट पार्ट में जाते हैं। राइट पार्ट में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर देखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर नेगेशन है, और नेगेशन के अंदर P इंटरसेक्शन Q है। मतलब तुझे पहले किसको ढूंढना पड़ेगा, P इंटरसेक्शन Q, फिर जो भी मिलेगा उसका नेगेशन ढूंढना पड़ेगा, तो तेरा राइट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम किसके लिए टेबल बनाएंगे, P इंटरसेक्शन Q के लिए बनाएंगे। अब इंटरसेक्शन का कैच लाइन क्या है बेटा, टी अदर देन इट फॉल्स, तो बाकी की चीजें हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं, एफ एफ एफ। अब यहां पर क्या है, नेगेशन भी फाइंड करना है ना, कंप्लीट नहीं हुआ, तूने सिर्फ ब्रैकेट ढूंढा है। तो ये नेगेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेगेशन में जो ट्रू रहता है वो फॉल्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये होगा ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है देख, ये कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सपोज तेरे पास जगह नहीं है, तो तू क्या कर सकते हैं, ये दोनों, ये देख ये कॉलम कौन सा है, 2 है, ये कॉलम कौन सा है, 4 है, दोनों के बीच में साइन कौन सी है, डिसजंक्शन की।
तो तू यहाँ पे क्या कर सकती है बेटा, 2 और 4 लिख सकती है सिंपली, या तो तू क्या कर सकती है पूरा स्टेटमेंट लिख सकती है, Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है बेटा, डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन में क्या होता है, FF होता है अदर देन ट्रू होता है। तो यहां पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि FF है क्या, ये TF है, ये FT है, ये TT है, ये FT है। मतलब सब क्या होगा यहाँ पे, ट्रू 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 ट्रू, बिकॉज कोई भी FF नहीं था। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट स्टेटमेंट में, द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। ओके, अभी लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, हो गया सब। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। टोटल कितने स्टेटमेंट है बेटा, 2। तो अभी तू डायरेक्ट लिख सकती है, रो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और कॉलम्स कितने बनेंगे, 2 स्टेटमेंट है। लॉजिकल कनेक्टिविटी देख कितनी है, 1 2 3 4 5, कोई रिपीट नहीं हो रहा। एंड ये रिपीट नहीं हो रहा, ये 2 अलग स्टेटमेंट को लेकर रिपीट हो रहा है, उसको नहीं करेंगे। ओके, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी दिखा ना, तो ये रिपीट हो रहा है, उसको ही रिपीटेशन काउंट करेंगे। नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू दिखा तो रिपीटेड है, उसको ही नेगेशन, एंड और को नहीं रिपीटेशन में काउंट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ, हाँ बोल ना बोल, हाँ काउंट करेंगे उसको, सिर्फ नेगेशन पे ही ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे टोटल 7 है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट्स। कॉलम में पहले मैं बना लेता हूँ वैल्यूज, P का लिख देते हैं, Q का लिख देते हैं। ट्रुथ वैल्यू सेम TT FF, ये आएगा TF TF। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे सम को सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज है, इनके बीच में क्या साइन थी, एंड की। ब्रैकेट के बीच में 2 वैल्यूज है। अब ब्रैकेट के बीच में जब 2 वैल्यू है ना, तो लेफ्ट में एक स्टेटमेंट है, राइट में एक स्टेटमेंट है। राइट वाला ऑलरेडी पता है तुझे, लेफ्ट वाला पता है क्या, नेगेशन ऑफ क्यू नहीं, तो फिर तुझे नेगेशन ऑफ क्यू पहले ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू है, टी है, तो ये एफ हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। अब तुझे लेफ्ट में सारे स्टेटमेंट्स का वैल्यू पता है। अगर तुझे अच्छा दिखने जैसा सम को सॉल्व करना है, मतलब एकदम अच्छा दिखना चाहिए, छोटे से छोटा से बड़ा बड़ा कॉलम बढ़ते जाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी भी है, तो तू नेगेशन ऑफ पी भी ढूंढ सकती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा FF TT। अब देख, सब तूने ढूंढ लिया है, एलिमेंट सारे स्टेटमेंट्स के वैल्यूज ढूंढ लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में नेगेशन ऑफ Q एंड P निकाल लेते हैं। नेगेशन ऑफ Q एंड P, तो देख नेगेशन ऑफ Q एंड P इधर जा रहा है, मतलब उल्टा है। ओके, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इधर क्या है अपना, FF TT है, अदर देन सारे फॉल्स है। तो यहाँ पे TT दिख रहा है इधर, और कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, TT लिखते हैं, अदर देन सारे वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, बोल बोल। टेबल करना है, हाँ, एंड का ट्रूथ टेबल यूज करना है, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट याद कर लिया है, TTT होता है, अदर देन इट सारे फॉल्स होते हैं। ठीक है, किधर नेगेशन है, वो तो नहीं ना, हमने नेगेशन को इंडिविजुअली एक स्टेटमेंट फाइंड कर दिया है, पी को इंडिविजुअली एक स्टेटमेंट फाइंड कर दिया है, तो ये नया स्टेटमेंट बन जाता है कुछ ऐसे, आर इम्प्लाइज एस, सपोज, सॉरी आर एंड एस, ऐसे, तो उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये बन गया, इसको मैं रेड पेन से, ठीक है, अभी फिलहाल ब्लैक पेन से लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो गया बेटा,
ये वाला तूने कंप्लीटली निकाल लिया। अब ये वाला निकालेंगे हम लोग, P एंड नेगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ P मतलब एंड है ना बीच में, तो मतलब टी 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 होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है टी टी, तो ये फॉल्स हो जाएगा सब। ठीक है, अब देख लेफ्ट हैंड साइड भी पता चल गया, राइट हैंड साइड भी पता चल गया, बीच में कौन सी साइन है, एंड की साइन है। तो तुझे अगर ऐसे करना है, अगर सपोज लास्ट इसमें जगह नहीं है, तो तू ऐसे कर सकती है, यहाँ पे नंबर दे देने का 1 2 3 4 5 6। तो तू ऐसे भी कर सकती है 5 एंड 6, और तुम ऐसे भी कर सकते हो नेगेशन ऑफ Q एंड P एंड P एंड नेगेशन ऑफ P। ओके, एंड मतलब क्या, टी टी टी, अदर देन सारे वैल्यू फॉल्स आएंगे, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा, सब फॉल्स आ जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। राइट है वो, टोटोलॉजी है वो, इट इज नॉट अ कॉन्टेंजेंसी। टोटोलॉजी को स्मॉल स्टेटमेंट, देख टोटोलॉजी को अपन ऐसे टी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर टी से, और कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। वो देखेंगे हम लोग बाद में, मतलब बट ऐसे मैं बता रहा हूँ। बोल, फिफ्थ का फर्स्ट करूं? बेटा स्टेटमेंट रीड करना फिफ्थ का फर्स्ट का। हम्म, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, अभी तुझे पता चल गया कि कॉलम कितना बनाना है, रोज कितना बनाना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्म करते, P Q, ये T T F F होगा, T F T F होगा। अब LHS में एक ब्रैकेट है, उसका लेफ्ट पार्ट पता है, राइट पार्ट नहीं पता है, तो नेगेशन ऑफ Q बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एफ टी एफ टी। नेगेशन ऑफ P है ना, वो भी बना लेते हैं, एफ एफ टी टी। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, P एंड नेगेशन ऑफ Q। एंड में क्या होता है बेटा, एफ एफ टी 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 होता है, बाकी सब एफ एफ होता है। तो यहाँ पे टी टी नहीं दिख रहा, ये टी टी है, तो यहाँ पे ये टी है, बाकी सब फॉल्स है। समझा क्या कैसे चेक करना होता है? इसके बाद राइट वाला कॉलम बना लेते हैं, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P एंड है ना, नेगेशन ऑफ Q मतलब ये दोनों, तो इधर कोई लास्ट वाला टी टी है, तो ये टी आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला कॉलम करना है अपने को, फाइव इम्प्लाइज 6 हो रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन में क्या होता है, टी एफ एफ होता है, बाकी सब उसके वजह से रॉन्ग हुआ, ये आ जाएगा एफ, बाकी सब ट्रू आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज कंटिंजेंसी, देयरफॉर P और Q एंड R, ये ब्रैकेट में ना, हाँ, इक्विवेलेंस P और Q ब्रैकेट में, एंड
P और R। ठीक है, ये सारा दो स्टेटमेंट है LHS और RHS। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पहले देखना है स्टेटमेंट कितना है, 1 2 है और 3 है, 3 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे रोज कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, तो हम 8 रोज को बना लेते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R। T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे, LHS के पास जाते हैं। LHS में LHS का भी लेफ्ट वाला पार्ट पता है, ये वाला ब्रैकेट नहीं पता है, Q एंड R। तो हम क्या बनाएंगे, Q एंड R को पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, Q एंड R, एंड मतलब TTT, बाकी सब फॉल्स। तो यहाँ पे दिख रहा है TTT, जहाँ पर भी TT है मैं वहाँ पे रेड पेन से लिखता हूँ, ये T है, FT है, FFTTT है, बस दो ही है। तो बाकी सब फॉल्स अपने को लिखते जाना है, फॉल्स 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 फॉल्स। अब लेफ्ट हैंड साइड को ढूंढ लेंगे, P और Q एंड R। तो P और Q एंड R ये हो गया। और मतलब क्या होता है, FFF होता है। FF ढूंढते हैं, नीचे के तीनों भी वैल्यूज FF है, ये हो जाएगा F F F, बाकी सब T हो जाएंगे, T T T T T। इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में P और Q भी निकालना है, P और R भी निकालना है। तो P और Q निकाल लेते हैं। ठीक है, और मतलब क्या, FFF। तो यहाँ पे लास्ट वाले दो वैल्यू सिर्फ FF दिख रहे हैं। ओके, ये दोनों, तो ये आएगा FF। ओके, बाकी कहीं पे भी FF नहीं दिख रहा, बाकी सब क्या आ जाएगा, T T T T T T। अब P और R देखो किधर भी ढूंढना नहीं है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, P और R। और मतलब FFF, तो यहाँ पे भी FF 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 FF, लास्ट और थर्ड लास्ट, लास्ट लास्ट और थर्ड लास्ट, बाकी सब ट्रू हो जाए। T T T T T T। ओके, ये F है बेटा, ये F है। अब क्या बनाना है, P और Q एंड P और R, ये हमें ढूंढना है। एंड मतलब क्या, F T T T, बाकी सब F। तो यहाँ पे ये भी T T है, तो T आएगा T आएगा T आएगा T आएगा T आएगा, नीचों के तीन ये F हो जाएगा। तो देख यहाँ पे ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो फ्रॉम कॉलम 5 एंड कॉलम 8, देखो ट्रूथ वैल्यू सारे सेम है, तो वी कैन से दैट फ्रॉम कॉलम 6 एंड कॉलम 8, कॉलम 8, कॉलम 5 एंड कॉलम 8, कॉलम 5 एंड कॉलम 8। तुम सिर्फ अपना क्वेश्चन फिर से एक बार लिख सकते हो कि P और, जैसे यहाँ पे जगह नहीं है मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा, therefore P और Q and R is equivalent to P और Q and P और R, that's it। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है बेटा, ये फॉर्मूलाज भी है, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ये फिलहाल ये हो गया, क्या लिख के हो गया ये, देख फ्रॉम कॉलम 5 एंड कॉलम 8 P और Q and R equivalents to P और Q and P और R, that's it। हाँ लिख बेटा।
इक्विवेलेंट में यस, वो दो स्टेटमेंट, करेक्ट, ये दो स्टेटमेंट दिए है ना हमें, तो सेम टेबल में सॉल्व करना है दोनों स्टेटमेंट को। एंड नहीं लिखा है बेटा, वो दो अलग स्टेटमेंट दिया है, बोला करके बताओ ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, प्रूव करना है। हाँ, तो आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए, तो सेम कॉलम में ही बनाओ। हाँ, टेब, हाँ, यस। मैं भी एक सम सॉल्व कर देता हूँ, सपोज कोई रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो फिर उसको समझेगा। 6 का कौन सा चाहिए बेटा? ओके, सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला डिफिकल्ट है बेटा, तूने तूने फर्स्ट वाला नहीं किया मतलब। ठीक है, तो चालू कर रहे तो हम लोग फर्स्ट वाले के साथ ही जाते हैं फिर। चलेगा, तो सेकेंड वाले का स्टेटमेंट बता बेटा। हाँ, 6 कर रहा हूँ बेटा मैं, मतलब 7 तुम लोग करते रहो। बोल बेटा, 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्या है? क्वेश्चन बता 6 का सेकंड का। P implication bracket, P implies Q, equivalence, negation of Q, P implication Q ब्रैकेट में। अब देख यहाँ पर ना ये ब्रैकेट दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसके साइन को हम एक एक, दो स्टेटमेंट सिर्फ दो है, तो रो बनेंगे टोटल 2 4, और कॉलम्स कितने बनेंगे, ये इसको एक काउंट करेंगे, 2 3 4, 2 स्टेटमेंट प्लस 3 लॉजिकल कनेक्टिविटीज, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे आएगा P, यहाँ पर आ जाएगा Q। ओके, फिर हम लोग अभी P और Q लिख लेते हैं, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ। अब अगर नेगेशन कोई है तो फिर उसको आप बना सकते हो पहले, तो मैं इधर नेगेशन ऑफ Q पहले लिख देता हूँ, एफ एफ टी टी। P इम्प्लाइज Q ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पता है, राइट हैंड साइड में ये वाला बॉक्स नहीं पता है, तो P इम्प्लाइज Q ढूंढते हैं। इम्प्लाइज में क्या होता है, टी एफ एफ होता है, तो कहीं पर भी टी एफ नहीं है। P इम्प्लाइज Q का कॉलम में हमें कहीं पे भी टी एफ नहीं दिख रहा, तो सब टी टी आ जाएगा। ठीक है, फिर P इम्प्लाइज Q निकालना पड़ेगा। P इम्प्लाइज Q निकालेंगे तो P इसके ऊपर इम्प्लाई हो रहा है, टी एफ कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो सब टी टी हो जाएगा। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम बन गया। अब राइट हैंड साइड वाला, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज Q, तो नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पे टी एफ है ही नहीं, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज Q अगर निकालना है तो ये भी सब ट्रू ही आएगा। तो फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, फ्रॉम कॉलम 5 and 6 the given statement, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं, P implies Q is equivalent to negation of Q implies Q। तो मैंने कहीं गलत लिखा है क्या? अच्छा, ये टी एफ है, ये टी एफ है, तो ये चेंज हो जाएगा, टी एफ है ना, तो P इम्प्लाइज Q, ये
टी एफ हो जाएगा, एक मिनट रुका, किधर टी एफ टी, ये टी आएगा, तो टी तो ये तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उधर एक रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अभी P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पर P, तो ये हो जाएगा F, ठीक है। फिर नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T, F हो जाएगा, ये होगा T हो जाएगा, ये हो जाएगा F, ओके, ये T हो जाएगा। नाउ TF अभी ऐसा राइट होगा बेटा, ये राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हो गया, करके लो, ठीक है। नाउ हम देखेंगे अब ड्यूल्स। देखो 1.6, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज मार्क करके दूंगा जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो 1.6 इम्पोर्टेंट है, ओके, अभी चाहिए, अभी मार्क करा दूं मैं। हम्म, एक ऐसा नहीं है, 1.2 में से क्वेश्चंस देख, 1.2 मार्क मत करना, बस सुन के लो। 1.2 में से कैसे होता है कि एक आधा क्वेश्चन आपको फिलअप वगैरह में आ जाता है, यस, हाँ, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 1. एक मिनट, 1.2 हो गया, 1.3 था नेगेशन, नेगेशन में से पॉसिबिलिटी कम है क्वेश्चन आने की। आगे बढ़ते हैं 1.4, 1.4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1.4 इम्पोर्टेंट है, इधर से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1.5 इम्पोर्टेंट है, क्वांटिफायर से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन 1.6 हमने देखा, फिर 1.7 इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें से कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, 10 मार्क का चैप्टर है बेटा ये, ठीक है, नॉर्मली 8 to 10 मार्क्स जाता है। 1.8, ओके, 1.8 एक मार्क कर लेना। 1.9 में से ना आज तक कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, कौन बोला बेटा, रिकॉर्डिंग एक बार जाके देख लेना। मैं नहीं, मैंने बोला 1.6 और 1.9 सिमिलर है, मैंने एक मिनट रुक रुक, मेरे को बोलने दे, मैंने बोला 1.6 और 1.9 सेम है, हमको 1.9 के क्वेश्चन ना 1.6 जैसे करने, मैंने ऐसे बोला, ओके। रिकॉर्डिंग है, एक बार देख लेना, फिर समझ जाएगा, क्योंकि मैं 6, 7, 8 मार्क करके रख लेना, ठीक है। 9 वाला बेटा क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो 9 वाला मार्क मत करना, ओके। देन 10th में से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, 10th में से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ओके बेटा।
1.8 पे चलते हैं अभी ड्यूअलिटी पे, 1.7 पे चलते हैं ड्यूअलिटी पे। बहुत इजी है बेटा ये ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी में जनरली हम क्या करते हैं, यहां पर आपको क्या करना होगा, एंड को, एंड इज चेंज्ड बाय और, ध्यान देना, एंड इज चेंज्ड बाय और, एंड यहां पे और इज चेंज्ड बाय एंड, दैट्स इट। ये याद रखना हमें इधर। हाँ बोल। खाने का ना, एंड इज चेंज्ड बाय और, एंड और इज चेंज्ड बाय एंड। यहां पे हमें नोट करना है, नेगेशन इज नॉट चेंज्ड, मेरे साथ लिखना चालू कर दो बेटा, नॉट चेंज्ड while finding the dual। dual of dual is statement itself, okay। then टोटोलॉजी को हम T से डिनोट करते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन को हम स्मॉल लेटर f से डिनोट करते हैं। ट्रू को हम T से डिनोट करेंगे कैपिटल, और फॉल्स को हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। बस इतना ही है, लिख के ले लो फटाफट। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.7 स्टार्ट करते हैं। हाँ मतलब एक्सरसाइज में ही बताता हूँ एग्जाम्पल से बेटा, अभी थोड़ा सा नहीं ऊपर जाऊंगा मैं। फर्स्ट राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, P और Q और R, ओके। नाउ आंसर है इसका ड्यूअल ऑफ P और Q और R इज, बेटा हमको क्या करना है, और को एंड से चेंज कर देना है, और यहां पर है तो ये एंड हो जाएगा, दैट्स इट। ये तुम्हारा आंसर है बेटा, खाने को मना किया था मैंने। सेकंड बेटा कितना लेट, बहुत सारा लेक्चर ले लिया हमने इसको। फोर्थ ना, और 2 लगेगा बेटा, एक एक लेक्चर लेगा, एक एक एक्सरसाइज। देन ध्यान दे, नेगेशन को बेटा अपन चेंज नहीं करते, सीधा आंसर लिख देते इसका, नेगेशन को चेंज नहीं करते। और को बेटा एंड से चेंज कर देंगे, एंड को और से चेंज कर देंगे, P एंड नेगेशन चेंज नहीं होगा, Q और नेगेशन चेंज नहीं होगा, ये ड्यूअल हो गया उसका। आप खुद से भी लिख सकते हो बेटा, थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई करो। नहीं उसमें कुछ नहीं करना है, बस तुमको जो बोला गया है ड्यूअल में उतना ही करना है। तो उसका नेगेशन भी इक्विवेलेंसी हो जाएगा ना बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है हमें, ड्यूअल लिखना है इसका। यस 13 आंसर्स लिख देते हैं सीधा इसके। 13 इज प्राइम नंबर, ठीक है, तो सीधा इधर क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। इधर है ये, नोटबुक में करना है नोटबुक में करो, टेक्स्ट बुक में करना है टेक्स्ट बुक में करो। इसका आंसर है 13 इज प्राइम नंबर
और आ जाएगा इधर, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर। राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, तो राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। A number is real number and the square of the number is non-negative, or the square of the number is non-negative. That's it, हो गया है। हाँ, उसका ड्यूल्स लिखना है और को एंड में चेंज कर देना है। आता है बेटा एग्जाम में, ये एक एक मार्क के लिए आता है। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। देखो ये डीथ पार्ट है, सॉरी ईथ पार्ट है, इससे पहले हमने ड्यूअल डी पार्ट कवर किया। नाउ नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे कि देख नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब क्या, हम दो स्टेटमेंट जुड़ रहे हैं कंजंक्शन से, तो यहाँ पे हम उसके बाहर नेगेशन की साइन लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, नेगेशन अंदर साइन जाएगा तो ये नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा। नेगेशन अगर एंड को लगता है तो वो और हो जाता है बेटा, और नेगेशन क्यू को भी मिल जाएगा। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू होता है, समझा ये। अब नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और, तो ये सेम वैसे ही नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू लिखना होता है। इसे हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन्ड है, आगे देखते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब देख टी का नेगेशन एफ है, एफ का नेगेशन टी है, लेकिन नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, एफ का नेगेशन टी हो जाएगा, टी का नेगेशन एफ हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट इटसेल्फ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन नेगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। नेगेशन ऑफ कंडीशनल और इंडिकेशन, वो इम्प्लीकेशन ये बोल रहा है हमें, यू नो दैट पी इम्प्लाइज क्यू इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू। मतलब देख पी इम्प्लाइज क्यू को तू क्या बोल सकता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कंपेयर करोगे ना तो सेम ही मिलेगा बेटा लिखने के बाद। कोई एग्जाम्पल आप लेकर खुद से एक स्टेटमेंट लिखो इम्प्लीकेशन वाला और ये कंपेयर करो, यू विल गेट सेम आंसर। अब इसका नेगेशन क्या होगा, ठीक है, तो देख यहां पे बाहर साइन होगी नेगेशन की, ओके, तो इम्प्लीकेशन लिखा हमने, इसके बाहर नेगेशन की साइन होगी, बिकॉज P इम्प्लाइज Q का नेगेशन, P इम्प्लाइज Q मतलब क्या, नेगेशन ऑफ P और Q होता है बेटा। अब ये अंदर साइन जाएगी तो क्या हो जाएगा, P पॉजिटिव हो जाएगा, एंड हो जाएगा और नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। मतलब नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q होगा। हमें यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, कौन सी दो बातें याद रखनी है, तो ये दो बातें हैं। पहला तो है P implies Q is negation of P और Q, एंड सेकेंड है negation of P implies Q is P and negation of Q। ठीक है, ये दो बातें हमें याद रखनी है। यहाँ पे उन्होंने ट्रूथ टेबल पे वो ट्रू करके बताया है और स्टेटमेंट्स भी दिए, तो हम एक आधा स्टेटमेंट्स रीड करेंगे, फिलहाल जस्ट उसके साइंस देख के ले रहे हैं। डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या, देख डबल इम्प्लीकेशन मतलब हमने ऑलरेडी देखा कि P इम्प्लाइज Q होता है एंड Q इम्प्लाइज P होता है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं नेगेशन की साइन बाहर लगा दूं तो क्या होगा, ठीक है, तो दोनों को भी नेगेशन मिलेगा, यहाँ पे इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। बेटा बाद में समझेगा नहीं, हाँ तुझे बहुत, अभी हम लोग थोड़ा कंसेप्ट पे जा रहे हैं, तुमको लगेगा करके समझ जाएगा समझ जाएगा, फिर वो कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो बच्चा ध्यान देगा सिर्फ उसको ही समझेगा। अब इधर क्या आएगा देख, ये नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, पहले वाले स्टेटमेंट को नेगेशन मिला, एंड का नेगेशन और हो जाएगा, दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी नेगेशन मिलेगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q हम लोग को पता है, अभी जस्ट देखा P एंड नेगेशन ऑफ Q होता है।
मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन। मेरे साथ बोलो, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। ओके बोलो मेरे साथ, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। देखेंगे बेटे, बस तू बाहर कर ले इसको अभी। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। और रहेगा यहाँ पे अगेन देख, नेगेशन इंप्लाई हो रहा है इम्प्लीकेशन पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। मतलब ये देख, ये क्या मिलेगा हमें? P डबल इंप्लाइज Q का फॉर्म नेगेशन है। ओके, P डबल इंप्लाइज Q का नेगेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। आपको क्या याद रखना है इधर? देख, तुझे यहाँ पे ये लिखना होगा, ये एक पहला फॉर्मूला है, फिर उसके बाद नेगेशन का लेफ्ट पार्ट और नेगेशन का राइट पार्ट है। ठीक है, क्या होगा? हाँ बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट, अभी ये लिख के लेना पहले, मेरे को और कुछ कंसेप्ट बताने दो, फिर आपको क्या लिखना है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी चीजें हैं, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या? वाइल फॉर्मिंग नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? फॉर ऑल होता है और देयर एग्जिस्ट होता है। तो देख, द वर्ड ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम, फॉर एवरी इज रिप्लेस्ड बाय देयर एग्जिस्ट। तो ये नेगेशन होगा इन शब्दों का। हमने कुछ एग्जांपल में स्टार्टिंग में दिया था, मैंने बोला करके आगे जाके हम लोग इसका नेगेशन डिस्कस करेंगे। तो फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट। ऑल के लिए सम स्टेटमेंट यूज करोगे और फॉर एवरी के लिए देयर एग्जिस्ट यूज करोगे। ठीक है, अब हाँ बंद करते, मुझे भी नाक में लग रहा है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? लिख कर लेते हैं। सिर्फ मैंने जितना लिखा है ना उतना ही लिखना है, पूरा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन में सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, फिर नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन में सिर्फ इतना लिखना है। समझा? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली बनती, दोनों साथ में बंद हो जाता है क्या? बेटा अभी लिख के लो, थियोरी बुक नहीं है ना तो भी लिख के लो। हाँ लिख के लो, ये एक बार लिखना पड़ेगा तो दिमाग में बैठेगा। होमवर्क में देते बेटा 10-10। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर देखते हैं बेटा एग्जाम्पल्स। जो कंसेप्ट पढ़े, ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए जितने भी पढ़े। अब एग्जाम्पल पढ़ते बेटा। यस बेटा, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन देखा हमने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, पार्थ प्लेस क्रिकेट, पार्थ प्लेस चेस। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर लिया तो पार्थ प्लेस क्रिकेट एंड पार्थ प्लेस चेस दोनों भी हो जाएगा। एंड है बेटा, यहाँ पे मैं सिंपल स्टेटमेंट बना रहा हूं, लास्ट बेंच मैं सिंपल स्टेटमेंट बना रहा हूं, पार्थ प्लेस क्रिकेट एंड पार्थ प्लेस चेस। लेकिन अगर इसके आगे नेगेशन लग जाए ना तो क्या हो जाता है? इट इज नॉट ट्रू दैट पार्थ प्लेस क्रिकेट एंड पार्थ प्लेस चेस। नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों के लिए हो गया। या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। मैंने पहले क्या लिखा? इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये नेगेशन लिख दिया था। अब इसको कैसे लिखेंगे? नेगेशन इज
नेगेशन इज पार्थ डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये और इधर आ जाएगा, ही डज नॉट प्ले चेस। मतलब ये पार्थ प्लेस क्रिकेट एंड पार्थ प्लेस चेस का नेगेशन स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है। ऐसे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी सिमिलरली निकालेंगे। बाकी सारे नेगेशंस का मैं एग्जांपल नहीं देता, नहीं तो तुम लोग सो जाओगे, तो मैं सीधा सम के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आगे अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर, इसमें ट्रुथ टेबल वगैरह भी दिया है, आप देख सकते हो सब। क्लास वर्क 8 दिया है। नाउ तू अगर एडजस्ट कर सकता है तो चलेगा बेटा। क्लास वर्क 8, राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेशन लिखना है, ध्यान देना स्टेटमेंट डिफिकल्ट है ये वाला, तो ये लिखना पड़ेगा आपको नोटबुक में। क्या दिया है देख बेटा, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। मुझे बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इम्प्लीकेशन है, नेगेशन है, या फिर इम्प्लीकेशन है? इफ दिख रहा है बेटा, लेकिन इफ वाला पार्ट ट्रू पार्ट रहता है, मतलब जो भी है ट्रू फॉल्स जो भी है। इफ वाला पार्ट होता है गिवन पार्ट, आपको थ्योरम में पता है इफ वाला पार्ट क्या होता है, गिवन पार्ट, और देन वाला पार्ट होता है टू प्रूव, ठीक है। और इफ वाले पार्ट को हम लोग P कंसिडर करते हैं, देन वाले पार्ट को हम लोग Q कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे P मतलब क्या हो जाएगा देख, इट इज नाइट, इट इज नाइट। और Q मतलब क्या होगा, स्टार्स आर शाइनिंग, स्टार्स आर शाइनिंग, ठीक है। ऑल द स्टार्स, अब यहाँ पे P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है बेटा? इसका नेगेशन होगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्या होगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q। याद है ना, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा बेटा? P एंड नेगेशन ऑफ Q। आप रेफर कर सकते हो बुक में से। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिक हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया ये। नाउ इसको अगर स्टेटमेंट में लिखूंगा मैं तो कैसे लिखूंगा? देखो ये क्या है, P है ना, तो P मतलब क्या हो गया, इट इज नाइट, ठीक है। याद रखना ऑल का नेगेशन क्या होता है, सम। तो इट इज नाइट एंड ऑल के जगह पे क्या लिखोगे, सम स्टार्स आर नॉट SOME। हाँ बेटा, मैं वो सम सॉल्व करते हुए ऐसे SUME लिखता हूँ। नो, सम स्टार्स आर नॉट क्या है, शाइनिंग। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा बेटा, इट इज नाइट एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ये वाले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है बेटा, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ पे हम इसे ऑल भी लिख सकते हैं, मैं ऑल ऐड कर देता हूँ इधर। इफ वाला पार्ट बेटा गिवन पार्ट होता है, देन वाला पार्ट प्रूफ पार्ट होता है, ठीक है। तो इफ वाला पार्ट हम लोग क्या लेंगे, P को लेंगे, और Q वाला पार्ट देन के बाद वाले पार्ट में यहाँ पे, इसलिए ये P इंप्लाइज Q हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन में ये ध्यान रखना, गिवन पार्ट हमेशा इंप्लाइज होता, गिवन पार्ट हमेशा इंप्लाइज होता है टू प्रूव पार्ट पे। तो ये गिवन पार्ट है और ये इंप्लाइज होगा टू प्रूव पार्ट पे, इसलिए P इंप्लाइज Q है उधर। लिखा ना हमने, इफ P को लिखना है P इट इज नाइट, Q ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, नेगेशन निकालना है ना, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q होगा। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज नाइट एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। सबको क्लियर हुआ क्या ये? पहला वाला एग्जाम्पल था ये,
एनर्जी जाते हुए दिख रही है। देख ये वाला थोड़ा अलग था, बाकी अब इजी है। ध्यान दे बेटा, देख इधर क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1 इज ग्रेटर देन o। इसका नेगेशन करना है, बरोबर। अब फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा बेटा? सम देयर एग्जिस्ट होगा। फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट। बेटा क्या होगा? देयर एग्जिस्ट। क्वांटिफायर है ना बेटा वो, फॉर ऑल इज क्वांटिफायर, तो उसका नेगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1 ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर का नेगेशन क्या होगा? स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ओके, नहीं फॉर इसको बेटा तू एब्सेंट थी इस टाइम पे, तो ये मैंने एक आधा सम बताया, फिर भी मैं फिर से एक बार बताता हूँ बेटा। ये फॉर ऑल रीड करते हैं, इसका फॉर ऑल इज अ क्वांटिफायर, इसका नेगेशन है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल है। ठीक है, नेगेशन लिखना है हमने सीधा, तो सीधा नेगेशन लिख दिया हमने। हाँ, जैसे हमने पी एन क्यू के फॉर्म में लिखा वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? ऑल स्टार्स, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग एंड इट इज नाइट। चलेगा ना, तू देख अभी ऐसे बोल P एंड Q और Q एंड P दोनों भी सेम ही है ना, बस एंड दोनों को कौन बाइंड कर रहा है? एंड ये बाइंड कर रहा है दोनों को, तो तू पहले P एंड Q लिख या Q एंड P लिख, दोनों भी सेम ही होगा। ठीक है, ये हुआ। नाउ देख नेक्स्ट वाला क्या है? देयर एग्जिस्ट है ना बेटा इधर, देयर भी तू आवाज करने वाला चीज लेके आई है खाने के लिए। हाँ, कुड़ 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 चल रहा है। देयर एग्जिस्ट है ना बेटा, तो देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा? फॉर ऑल हो जाएगा बेटा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n प्लस, ये n+2 है, ये n², क्वेश्चन चेक करना होगा मुझे, n² होगा ना पीछे आंसर में? n² है क्या बेटा? ये n² है। ठीक है, n² + 2 इज ऑड नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे? इज नॉट ऑड नंबर। बेटा नेगेशन लिखना है, दिमाग नहीं चलाना है। all continuous function are not differentiable, all continuous function are not differentiable। ये लिख के ले लो चारों भी होगा। यूजिंग द रूल ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब फर्स्ट देख यहां पर दिया अपने को P implies R एंड Q, तो तुझे क्या निकालना है? नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन ऑफ P implies R एंड Q कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये साइन रह के बाहर नेगेशन ब्रैकेट में रखना, P implies R एंड Q। ओके, P implies R एंड Q। ठीक है, उसका नेगेशन करना। ध्यान से देखना बेटा पहले। हाँ, यहां पे देख बीच में साइन कौन सी है बेटा? एंड की है, और ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा ना ये टर्म, तो ये डिसजंक्शन वाला नहीं, कंजंक्शन वाला प्रॉपर्टी लगेगा। कंजंक्शन वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है?
नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है बेटा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, याद है ये? तो यहां पर ये आएगा, मैं इधर लिखता हूं, यहां पर आएगा नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज R और नेगेशन ऑफ Q। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप देख। अब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज R है, क्या है? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज R। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या है बेटा? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या है? P as it is, first term as it is, and negation of second term. First term as it is and negation, बेटा वो implication में, ठीक। P implies R रहेगा ना, तो ये ऐसा आएगा, negation of P और R रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन नेगेशन निकाल रहे हैं, इसका नेगेशन निकाल रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन का नेगेशन आ गया और इधर आ गया नेगेशन ऑफ Q। दिस इज योर आंसर। यहां पे हमने क्या किया? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अप्लाई किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज किया, ठीक है। यहां पे मैं पॉइंट बना के लिख देता, ये डॉट डॉट। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? हाँ, मुझे समझा, इधर जम नहीं रहा है। समझा क्या ये सब? थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट होगा क्या? मैं फिर से कर देता हूँ ना उधर बेटा, ध्यान दो, इधर कर देता हूं मैं। फर्स्ट सम है, P implies R एंड Q है, तो इसका नेगेशन निकालना है ना तुझे, तो डायरेक्ट लिख दे नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज R एंड Q। तो अभी बीच में एंड है ना, तो ये आ जाएगा, देख, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज R और नेगेशन ऑफ Q। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है बेटा। देन अब देख, ये नेगेशन इम्प्लीकेशन पे लग रहा है ना, तो यहां पे हम लोग इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या है बेटा? P as it is and negation of second term, फर्स्ट टर्म as it is and negation of second term। मेरे साथ बोलते रहना जब भी मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट टर्म as it is and negation of second term और negation of Q। यहां पे हमने क्या यूज किया? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, है ना। ये आंसर है बेटा आपका, बस ब्रैकेट में जो है उसको ब्रैकेट में रख देना। हाँ, देख, ये ब्रैकेट में है, ये वाला एक अलग टर्म है और ये वाला एक अलग टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में रखा है हमने, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। जमेगा ही नहीं बेटा, अगर आ गया तो अच्छा है, लेकिन लिखना पड़ेगा एक एक स्टेप। ये हुआ लिखकर, गर्ल्स के आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, इसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज R। ओके, बीच में कौन सी साइन है बेटा? यहाँ पे इम्प्लीकेशन, इधर ध्यान दो। अब इम्प्लीकेशन का नेगेशन निकालना होगा, क्या करना होगा? इम्प्लीकेशन का नेगेशन में क्या होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है देखना, इधर नेगेशन ऑफ P और Q है एंड नेगेशन ऑफ R हो जाएगा, ये होगा नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब ये नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा,
इसको हम बोलेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इम्प्लीकेशन है बेटा, वो थोड़ी स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है और इसमें भी थोड़ा लिखते वक्त हो जाता है प्रॉब्लम। हम्म। हाँ, बाहर से नेगेशन, ये जो भी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन ढूंढना है ना, तो नेगेशन बाहर लगेगा। यस। अभी थर्ड स्टेटमेंट है, क्वेश्चन लिखो सिर्फ, नेगेशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, मैं आंसर लिखना चालू कर दिया। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। बेटा इसका नेगेशन ट्राई करो, ठीक है, इसका नेगेशन ट्राई करना। देखो बीच में साइन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग जाना। हाँ, पहले वाले टर्म को भी नेगेशन लगेगा, एंड को और हो जाएगा, और सेकंड वाले टर्म को भी कंजंक्शन। हाँ देख बेटा, हाँ नए स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा तुझे। देख बेटा, P एंड Q है ना, ये ब्रैकेट में है ना, मतलब सिंगल स्टेटमेंट है, इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट है। अब P एंड Q का नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, पता ही है तुझे। तो सिमिलरली सेम बिहेवियर यहां पर भी डालना है। तो जब बाहर नेगेशन रहेगी ना साइन, तो ये पहले वाले को भी मिलेगा, दूसरे वाले को भी मिलेगा, तीसरे वाले को भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। समझा क्या ये? तो ये क्या किया हमने, नेगेशन ऑफ, क्या है, कंजंक्शन है या डिसजंक्शन है? कंजंक्शन, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, ये सबको मिलेगा, तो ये आएगा नेगेशन ऑफ पी एंड हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। अब तुझे आता है थोड़ा थोड़ा, तो तू नेगेशन ऑफ पी को सीधा पी लिख सकती है। हाँ, तो इसको हम लोग पी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। ये पहला हो जाएगा टर्म, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, इसको भी मिलेगा, इसको और को ये एंड हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पे हमने कौन सा साइन लिया, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अभी हम लोग करेंगे नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा ये, और क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, आर हो जाएगा। यहाँ पे हमने नेगेशन ऑफ नेगेशन लिया, नेगेशन ऑफ नेगेशन का प्रॉपर्टी यूज किया। फोर्थ नहीं है बेटा, वो हो गया, तीन ही था, हो गया लिखकर सबका। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसका कंसेप्ट है। अभी मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा, फोर्थ वाले का कंसेप्ट हमारा हो गया, ठीक है।
तो फोर्थ वाले कंसेप्ट में हम क्या देख रहे हैं? बेटा तुम दोनों ना बात कर रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था। हाँ, तो लिखने के लिए भी टाइम दिया मैंने सफिशिएंट, सबका लिख कर हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं, क्या बोला है? राइट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, स्टेट द रीजन, स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दिया है P implies Q और P implies R, इसका नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन ऑफ P implies Q और P implies R आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है? और का स्टेटमेंट है, मतलब डिसजंक्शन है। तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P implies Q एंड नेगेशन ऑफ P implies R। यहाँ पर हमने नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज किया। अब नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है ना, तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म P है एज इट इज, नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म Q है, ये हो गया। एंड सिमिलरली फर्स्ट टर्म एज इट इज P है एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म R है, ठीक है, ये हो गया नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, फिर ये हो गया आपका आंसर। ये फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। परफेक्ट बेटा। P डबल इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। यहाँ पे आंसर में आएगा नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। बेटा मैं ना चाहता हूँ कि ये सब तुम करो फिलहाल के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो दैट मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप करो कि आपको समझे कि आपको कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सोचना कैसे। वो दिख रहा है, बस सब बच्चे देख रहे हैं, या तो कोई एक आधा बच्चा सॉल्व कर देगा जिसको प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे करना है, क्लियरली दिख रहा है करके डिसजंक्शन है। तो पहले तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R। यहाँ पे हमने लिखा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, ये लिखने के बाद दिख रहा है हमें नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या था, तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो। फर्स्ट एज इट इज नेगेशन ऑफ Q और इसका मैं टर्म लिख रहा हूं, और Q एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ P। ये दोनों पहला ब्रैकेट मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया। अब ये एंड इधर आएगा। ठीक है बेटा, नेगेशन अपने पास फॉर्मूला है ना, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या है? P एंड Q नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ओके, इसको मैंने उधर लिखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ू मैं अभी। उसके बाद एक बीच में कौन सा साइन है बेटा? इम्प्लीकेशन का साइन है। इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? नेगेशन ऑफ Q है एंड
नेगेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर लिख सकती है बेटा तू डायरेक्ट, यहाँ पे नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म रहेगा, सेकेंड टर्म क्या है, आर है, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये ब्रैकेट में रहेगा बेटा, एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R ये ब्रैकेट में रहेगा। क्या दिया है वहां पे आंसर, सेकंड किया ना मैंने, किधर दिया है ऐसा आपके ये मॉड्यूल में आपकी गलत आंसर है उधर, ये राइट आंसर है। हाँ सेकंड था बेटा। कितने लोगों को राइट आंसर आया बताओ मुझे। ओके तुमने इधर मिस्टेक की ना, हाँ वही वहीं पे, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा ऐसे लगता है करके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग आएगा ना तो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ध्यान देना, प्रैक्टिस चाहिए अपने को। यहाँ पे हमने यूज किया था नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन, हाँ बेटा इम्प्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वैसे ही ओके। थर्ड वाला बेटा खुद से करो, हो गया, हाँ हाँ तू लिखते रहे आराम से, घाई मत कर। P implies Q एंड R, इसका नेगेशन निकालना है बेटा, हाँ 4-5 मिनट का ही है। नेक्स्ट लेक्चर में नया कंसेप्ट चालू करेंगे, नहीं तो फिर क्या 3 कंसेप्ट सीखोगे नेक्स्ट लेक्चर में, 3 कंसेप्ट मतलब ये अभी जो पढ़ा रहा हूँ 5 मिनट का ये, फिर उसके बाद 1.9 नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, बट तब तक के लिए भूल जाओगे, ध्यान दो अभी नहीं, मैं अभी करा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में 3 कंसेप्ट नहीं पढ़ाना चाहता बेटा। यहां पर है ये कंसेप्ट है राइट, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ऑफ, अभी जनरली कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव ना सिर्फ इम्प्लीकेशन का ही निकलता है, नहीं इम्प्लीकेशन का ही निकलता है, ओके। सो यहां पर कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P, ये आपका कन्वर्स है। P implies Q का कन्वर्स क्या रहेगा, Q implies P, मतलब अगर इफ देन रहेगा तो देन वाला पार्ट पहले आ जाएगा, इफ वाला पार्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है। फिर इनवर्स मतलब क्या, सो इनवर्स ऑफ P implies Q is negation of P implies negation of Q, ओके। फिर कॉन्ट्रापोजिटिव of P implies Q is negation of Q
implies negation of P. ओके यस, कन्वर्स का नेगेशन। ये तीनों स्टेटमेंट लिखना है बस, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। जैसे उधर दिया रहेगा P इम्प्लाइज Q का एक स्टेटमेंट दिया है, उसको तू क्या लिखेगी, Q इम्प्लाइज P फॉर्म में। ये हो गया उसका कन्वर्स। इनवर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। समझा क्या बेटा ये? अब सम में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फटाक से 3 मिनट है, आपको बस देखना है। और बेटा लिखती नहीं है, फिर बाद में ये वाला तेरे पास रहेगा नहीं ले, फिर तू नेक्स्ट लेक्चर में बोलेगी करके सर ये पार्ट सिखाया नहीं आपने, ये वाला पार्ट बोलेगी नहीं सिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में मैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्या बोला है, इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे क्या है, P स्टेटमेंट में सिंपल लिख लेता हूं, इफ इट स्नोस मतलब इट स्नोस, इफ तो इम्प्लीकेशन है बेटा, इट स्नोस तो क्या स्नो करता है जनरली बेटा, ओके। Q स्टेटमेंट क्या होगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट, यहाँ पे अपन ना नेगेशन को भी साथ में ले लेते हैं, दे डू नॉट ड्राइव द कार, चलता है बेटा ऐसा भी। देन अब इसका, हाँ चल ठीक है, तू फर्स्ट लेक्चर में नहीं थी ना, मैं जनरली नेगेशन वाले स्टेटमेंट को अलग से लिखता हूं, बट इधर हम लोग साथ में ही ले लेते हैं। अभी कन्वर्स मतलब क्या हो जाएगा, कन्वर्स, पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म P इंप्लाइज Q है, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ, शॉर्ट कर देते, कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज Q इंप्लाइज P। तो यहां पे क्या होगा, दे, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोस, इफ दे डू नॉट drive the car then it snows। बेटा समझा क्या ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है? फिर इनवर्स मतलब ये तूने पहला लिखा, अब दूसरा क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ P implies Q is negation of P implies negation of Q। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नहीं बेटा P मतलब क्या है, इट स्नोस, यस, इफ इट नॉट स्नो या फिर डज नॉट स्नो, डज नॉट डालते, डज नॉट स्नो, देन दे विल, बेटा देख यहाँ पे दे डू नॉट ड्राइव द कार ना, देन दे ड्राइव द कार, तो विल वाला हटा देता हूं मैं यहाँ पे, सिंपल स्टेटमेंट है, देन दे ड्राइव द कार। समझा क्या ये कैसे करना है? फिर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, बेटा ये जो है ना, ये खुद से कर लेना, ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये बेटा, आपके टेस्ट एग्जाम में 100% ही आएगा, टेस्ट एग्जाम में भी आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं पे दोनों जगह में आएगा हर बार। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।